2022 की रिपोर्ट के अनुसार 13% दलित छात्रों को शिक्षक द्वारा छुआ तक नहीं जाता है स्कूल और कॉलेजों में। निजी क्षेत्रों में दलित को अक्सर इंटरव्यू में ही खारिज कर दिया जाता है, उनका डिटेल्स देख के, उनका टाइटल्स देख के। और 27% लोग लगभग दलितों के साथ खाना तक नहीं खाते। समाज को बांट के ही विकास कर सकते हैं। अगर समाज को बांटना ही विकास है तो आज के दौर में तो जाति जनगणना होने वाला, तो ये भी तो सही है, ये भी तो समाज को बांटेगा ही। हर युग में अर्जुन को श्रेष्ठ बताने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया। आज हमारे देश में 3000 से प्लस जातियां और 25,000 प्लस उपजातियां मौजूद हैं। ब्राह्मणवादी सोच या सामंतवादी सोच ने इसको जबरदस्ती लागू कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जिस जाति में है या जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहेगा। अगर भी चाहिए तो आपको जाति ही आपके रास्ते में एक अवरोधक आता है, और यह राक्षस रूपी एक है, और इसका वध जब तक नहीं होगा तब तक भारत ना ही आर्थिक रूप से ना ही राजनीतिक रूप से प्रोग्रेस करेगा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो मैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, तो उनके साथ मैं इकट्ठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आज हम इंडिया के सबसे सेंसिटिव टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, उसका नाम है जाति। ठीक है, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने डॉरी को लेकर के हम लोग सभी बच्चे इकट्ठे हुए थे और इस पर बात किया था कि डॉरी का भविष्य क्या होगा, दहेज को लेकर बच्चे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने बच्चों के साथ इकट्ठा हुए हैं और जाति को लेकर के बच्चों के मन में क्या है। एक जाति जो अभी देखे होंगे यूपी में, जहाँ पे आपको अभी देखने को मिला होगा कि कथावाचक के साथ जाति के नाम पर किस तरीके से टॉर्चर किया गया। ठीक है, और जाति का इतिहास क्या है, जाति की शुरुआत कैसे हुआ और जाति का भविष्य क्या है, और राष्ट्र निर्माण में जाति किस तरीके से बाधा डाल रहा है, तो सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपने बच्चों से जानेंगे कि जाति का भविष्य क्या होगा और इस पे छोटे छोटे बच्चों का क्या राय है जनरली कास्ट को लेकर के। मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे या बहुत अलग अलग, आप जब आपने रिपोर्टों का अध्ययन किया होगा तो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 21वीं सदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत आपको 2025 में पहुंच चुका है। मतलब 25 साल का भारत हो गया 21वीं सदी में। दुनिया चांद से लेकर के दुनिया बहुत सारी चीज़ को सॉल्व करने में लगा हुआ है साइंस के माध्यम से, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, तो मैं आपको बताऊं लगभग अच्छे खासे लोगों का तादाद है जो जाति पे जनरली या जाति को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा जाति जैसे व्यवस्था को, मतलब मैं सिंपल बताऊं, क्या किसी भी व्यक्ति को समाज को बांटकर समाज का विकास कर पाना ये कितना संभव है, और जाति का क्या भविष्य होगा जो जाति ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक बातें आप सबको समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले, ठीक है, शुरू करेंगे जाति आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुआ। इसको जैसे आंसर आए अपना उंगली उठा देना। ठीक है, मैं सवाल करूंगा, अपना उंगली उठा देना, आप अपना एक्सप्लेनेशन दे देना। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जाति क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुआ। सर सबसे पहले मैं बताऊंगा जाति क्या। थोड़ा इसके ऊपर रखो यहाँ। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो विभिन्न लोगों को विभिन्न वर्गों में बांटता है, और विभिन्न लोगों को विभिन्न वर्गों में बांटता है। और इससे भी ज़्यादा मेरा मानना है कि जाति एक मानसिकताएँ बुराई है जो कि अभी भी लोगों के बीच पनपा हुआ है। तो आपका कहना है कि जाति एक मानसिक बीमारी है या एक मानसिक बुराई है जो अभी भी लोगों के बीच में क्या है, ठीक है। तो मैं इस पे और सारी चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि जाति क्या है। चलो आपका क्या राय है जाति को लेकर के। जाति एक सामाजिक बुराई है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही बांट दिया जाता है। ओके, और इसका शुरुआत लगभग देखा जाए तो 3000 वर्षों से पहले हो चुका था, जिसमें क्या होता था कि क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवादी सोच ने इसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली लागू किया था। कुछ 3 व्यवस्था के थ्रू इसको ज़बरदस्ती लागू करवाया था, जिसमें पहला था कि यह देवीय सिद्धांत है जो कि सरासर गलत है, आपको भी पता होगा। और दूसरा कि इसको क्षत्रिय जो राजा होते थे उसे ज़बरदस्ती लागू करवाया जाता था कि सब आपके राज्य में जाति व्यवस्था को लागू करना है। ओके, तो आपका जाति को लेकर क्या विचार। जाति मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कह सकते कुप्रथा भी है जो कि हमारे समाज को तोड़ता है। जाति व्यवस्था आज हमारे समाज में इस तरह अग्रसर हो चुका है, जैसे आप हाल ही के यूपी के घटना को ले सकते हैं। उसमें 2 कथावाचक गए थे भगवत कथा करवाने के लिए, जिसमें उनकी जाति यादव होने के वजह से उनकी चोटी काट दी गई और उनका मानव मूत्र से उनको पवित्र किया गया। क्या यह हमारे समाज का घिनौना रूप नहीं है? क्या यह हमारे अनुच्छेद में दिए गए 21 के तहत जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का और जीवन जीने का अधिकार है, क्या उसका हनन नहीं था? और
जाति अगर इतना ही महान है तो फिर लगा दीजिए ठप्पा जाति का हर रक्त की बोतल पर, फिर देखिए रक्त लेने से कौन मना करता है। ओके, तो बच्चे का कहना है कि आप देखे होंगे कास्ट को लेकर के जिस तरीके से तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जहाँ पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात कही गई है, हर व्यक्ति को जीने का हक की बात कहा गया, वहाँ पे इस तरीके से गरिमा को समाप्त करना, ठीक है, और इस तरीके से ट्रीट करना, क्या ये कितना जायज़ है? तो बच्चों का ये सवाल, कुछ रिपोर्ट बताओ खास करके जाति को लेकर के। तो आज हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। ओके, और आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि आज के भारत में भी हमारे ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए था। आपको मैं कुछ रिपोर्ट के तहत बताता हूँ। जैसे कि ऑक्सफैम के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 13% दलित छात्रों को शिक्षक द्वारा छुआ तक नहीं जाता है, वो अभी शिक्षक के द्वारा। तो मानसिकता आप समझ सकते हैं इससे उन शिक्षकों का, में बच्चों को शिक्षित करके उसको सही दिशा देने का काम करते हैं। अगर वही इस तरीके से मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं तो फिर हमारा जो भविष्य क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट रिपोर्ट क्या कर रहा है छोटू, ऑक्सफैम के अलावा? ऑक्सफैम का एक और रिपोर्ट है 2022 में, जिसमें भागीदारी की बात सुनिश्चित करता है। इसमें ये बताया गया कि 25% जो SC/ST की आबादी है उसमें सिर्फ 3% लोग ही प्रोफेसर या किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिर्फ 3%। इनका पिछड़ापन को दर्शा रहा है कि ये लोग कितने पिछड़ चुके हैं विकास की मुख्य धारा में इस देश का। नेक्स्ट, आपको निजी क्षेत्रों में भी भेदभाव का शिकार करना पड़ता है। कहाँ? निजी क्षेत्रों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जाति के नाम पे शोषण होता है। हाँ। जैसे कि एक रिपोर्ट है CSDS का, जिसमें दलित को अक्सर इंटरव्यू में ही खारिज कर जाता है उनका टाइटल देख के। मतलब फिर से बोलना एक बार अच्छे से। जैसे एक रिपोर्ट है CSDS का रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि निजी क्षेत्रों में दलित को अक्सर इंटरव्यू में ही खारिज कर दिया जाता है, उनका डिटेल्स देख के, उनका टाइटल्स देख के। ये हमारे इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट NCRB का रिपोर्ट है 2021 के हिसाब से 80 से ज़्यादा अपराध हर एक दिन SC कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं, सिर्फ SC कम्युनिटी के खिलाफ 80 से ज़्यादा अपराध पर डे। और टोटल एक साल में लगभग 50,900 से अधिक दलितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, मतलब और लगभग 8,000 ST के खिलाफ ये मुकदमे होते हैं, जिनमें से अधिकतर मुकदमे इनके जाति सूचक गालियाँ, सामूहिक बहिष्कार, बलात्कार और मारपीट जैसे चीज़ों से संबंधित है। अच्छा, चलो आगे क्या करना चाह रहे हो? और भी कुछ है रिपोर्ट आगे? लगभग अगर ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का रिपोर्ट देखें तो 30% से अधिक लोग दलितों से शादी का विरोध करते हैं। 30% से अधिक लोग दलितों से शादी का विरोध करते हैं। दलितों के शादी का विरोध करते हो? दलितों से शादी करने का विरोध करते हैं। ओके 30% से अधिक लोग दलितों से शादी करने का विरोध करते हैं। और 27% लोग लगभग दलितों के साथ खाना तक नहीं खाते हैं। और 27% लोग आज भी दलितों के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है। अरे बाप रे बाप। और बताओ? और सर लगभग दलितों की संख्या, मतलब SC/ST की संख्या अगर आप देखें तो लगभग 25% है। पर अगर आप इनको भूमि में देखें कितना परसेंट इसके पास भूमि है, तो सिर्फ 9% भूमि है। और जो स्वर्ण तबके के लोग हैं उनके पास लगभग 41% ज़मीन है इस देश में। तो एक मेजर डिफरेंस बता रहा है दो समूहों के बीच में, जो इतनी गहरी असमानताएं पैदा हो गया है, जिसके कारण और जातिवाद ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर हम असमानताओं को दूर नहीं करेंगे तो और ज़्यादा जातिवाद। ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। तो मेरा यहाँ पे मोटो ये नहीं है कि अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, मेरा मोटो ये है कि जाति जैसे टर्म से कैसे लड़ पाएं और ये बच्चों का क्या राय है। फिलहाल अभी आपने देखा होगा कुछ रिपोर्ट है जो अभी भी ये कह रहा है कि जातीय घटना जो है अभी भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो आपका कुछ रिसर्च और भी कुछ है? सर जैसे अभी आप बोले कि जाति को कर्म के निर्धारित पे बनाया गया था, तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे किसी भी जाति को जो कर्म पे बनाया गया था, क्या इसलिए बनाया गया था ताकि विकास हो सके, चौतरफा विकास हो सके, सबको अपना अपना काम दे सके और काम सुनिश्चित कर सके और इससे चौतरफा विकास हो सके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अपने समाज को बांट के ही विकास कर सकते हैं? अगर समाज को बांटना ही विकास है तो आज के दौर में जो जाति जनगणना होने वाला, तो ये भी तो फिर सही है, क्योंकि ये भी तो समाज को बांटेगा ही। अच्छा सवाल है कि हमने सोचो, ये कहना चाह रहा है कि हमने देश को विकास करने के लिए आज से 3000 साल पहले कर्मों के आधार पे बांटा, यही ना, कि समाज को कर्मों के आधार पे बांट दिया। और बांटने के बाद अब जब समाज को हम बांट रहे हैं, फिर बोले कि समाज, ये जो बटे हुए समाज है, ठीक है, वो देश का विकास करेगा। ये भी अपने आप में क्या है,
ताज्जुब की बात है कि बटे हुए समाज देश का विकास, कैसे जब करें? समाज एक नहीं होगा तब तक वो देश का विकास विकास हो ही नहीं संभव ही सकता। नहीं है। और हम बांटकर विकास कर रहे हैं, वो थॉट कौन लेकर आया होगा? ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे इरेशनल माइंडसेट के लोग, और जो आज भी ऐसे चीज को डिफेंड कर रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर जिसको अगर इस चीज को डिफेंड कर रहा है, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा कि ऐसे प्रोफेसर है या ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। और बात एक करूंगा सवाल आपसे है, क्या हम किसी भी व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसका गरिमा हम क्या तय कर सकते हैं? क्या ये गलत नहीं है कि क्या किसी किसी व्यक्ति के को- कर्म के आधार पे हम उसका गरिमा तय करें? ये गलत नहीं है। ये तो श्योरली करे थे। मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर इस पे तर्क करो, कहा जाता है कि जब समाज जागरूक होता है, क्या होता है, जब समाज समझदार होता है, तो ये माना जाता है कि समाज समझदार है तो तर्क करेगा। क्या करेगा? एक समझदार समाज तर्क ही करता है। तो आपको क्या कैसे उसका नहीं, ये dignity पूरा गलत है। किसी के कर्म के आधार पर हम उसकी गरिमा तय नहीं कर सकते। गरिमा इन द सेंस, कर्म, मान लो किसी का कर्म बुरा है, ठीक है, नहीं, इस सेंस में नहीं है कर्म, हाँ। मीन उसके जॉब से, उसके अच्छा, वर्क करने वो आप समझ गए। आपका कहना है कि किसी के वर्क फंक्शंस के आधार पे हम इसका गरिमा तय करें। ये एक प्रकार के बहुत ज़्यादा डिसेंडिंग माइंडसेट के लोग हैं। क्या है ना, मुझे ताज्जुब लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान एक दूसरे का पूरक है। क्या है, ताज्जुब की बात है कि इस समाज में इस तरीके से किसी का डिग्निटी डिफाइन किया जाता है, बहुत ताज्जुब की बात है। ठीक है, सवाल आपका अच्छा है और ऐसे सवाल होना भी चाहिए अगर समाज में जाति को समाप्त कर, जाति को लेकर के जाति व्यवस्था जिस तरीके से प्रचलित है हमारे समाज में, आज जिस तरीके से चल रहा है, उस पर क्या तुम्हारा राय? क्या जाति जैसे चीज़ को कैसे समाप्त किया जाए, उसका क्या भविष्य देख रही हो? क्या ये समाज में समाप्त हो पाएगा या ये एक सामाजिक बुराई है? जाति को लेकर बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जाति एबोलिशंस को लेकर के। हमारे संविधान में आप देखोगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, क्या है बाबू, जहाँ पे डायरेक्ट कहा गया मौलिक अधिकार है, जहाँ पे हम अनटचेबिलिटी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और ये छोटू ने कहा कि सर 13% दलित बच्चों के साथ टीचर बात तक नहीं करता, उसको टच भी नहीं करता है। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी क्या करना है। तो इस प्रकार के मानसिकता वाले टीचर, इस प्रकार के मानसिकता वाले स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में जब ये चीज़ें चल रहा है, उस पर आपका क्या राय है? क्या हमारे समाज इस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? इस तरीके से हमारे समाज को आगे बढ़ने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने कुछ रिपोर्ट बताया, उसी में द न्यूज़ मिनट के अनुसार एक सर्वे किया गया था। इसके तहत सर्वे में 2022 में जो सर्वे हुआ था, उसमें 57,582 अपराध दर्ज किए गए थे एससी के खिलाफ, जो कि 2021 के सर्वे से 13.1% अधिक था। 13.21%, एक 1% अधिक था। और आज आप जिधर भी जाइए तो आपको जाति ही आपके रास्ते में एक अवरोधक आता है, और यह राक्षस रूपी एक है, और इसका वध जब तक नहीं होगा तब तक भारत ना ही आर्थिक रूप से ना ही राजनीतिक रूप से प्रोग्रेस करेगा। मतलब भी कुछ कहना है छोटी जाति को लेकर के, या फिर मैं उनसे कुछ पूछूं? सर एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, मतलब हाँ। कि आज कल सभी मतलब जातियों को दबाया गया है, मिटाया गया है, लेकिन और हर युग में अर्जुन को श्रेष्ठ बताने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया। क्या? विकिपीडिया के अनुसार आज हमारे देश में 3000 से प्लस जातियां और 25,000 प्लस उपजातियां मौजूद हैं। से उसको व्याख्या किया गया है, थोड़ा बताना। लगभग जब सिंधु घाटी सभ्यता जब इधर क्या गंगा घाटी में आ रही थी, तब वैदिक काल का शुरुआत हुआ। वहीं से देखा जाता है कि कुछ समय बीतने के बाद जब सबका कर्म जब डिफाइन हुआ, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये शिक्षक बनेगा, ये क्षत्रिय रहेगा, मतलब सुरक्षा वगैरह देगा, कोई व्यापार करेगा, और कोई लोग सेवा करेंगे इन लोगों को। ओके, पहले तो ये बटा, और इसको फिर बाद में कंपलसरी कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर वैश्य में अगर जन्म ले चुका है तो उसका काम वैश्य ही होगा। और अच्छा। पहले खुद से डिसाइड करते थे कि हम वैश्य में जाना चाहेंगे या फिर हम वेद पढ़ के ब्राह्मण में जाना चाहेंगे। ओके, तो पहले डिसाइड करता था कि चलो कि हम मतलब जो इनका प्रोफेसर होगा उस आधार पे वो चला जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन था। अब तो लोग अब इस ट्रांजिशन को लगभग 3000 साल पहले हाँ, खत्म कर दिया गया। क्या अच्छा, जो ब्राह्मणवादी सोच या सामंतीवादी सोच ने इसको जबरदस्ती लागू कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जिस जाति में है या जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहेगा, वो अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता है, अपना वर्ण चेंज मतलब नहीं कर सकता है, और वहीं से ये जातियां बनना शुरू हो जाता है। उसको जन्म आधारित रख दिया गया कि तो ओके। तुम अगर तुम क्या बोलते दलित हो तो दलित में ही रहोगे,
उस ऊपर अपर कास्ट में शादी नहीं कर सकते हो। पहले सबसे पहले तो ये शादी वाला सिस्टम हटा दिया गया। अगर तुम अपर कास्ट में रहोगे तो फिर तुम्हारा जो अगला जनरेशन होगा फिर वो अपर कास्ट में आ जाएगा। लोअर कास्ट अपर कास्ट में ये शादी का सिस्टम वहीं से ख़त्म कर दिया गया, वहीं से अभी तक ये वाला सिस्टम चलते आ रहा है। अगर जाति व्यवस्था को अगर सही में ख़त्म करना है तो पहले तो इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहीं से अगर इसी को ख़त्म करके जाति व्यवस्था को लागू किया गया था, तो अब इसी को दोबारा लागू करके अगर कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये करना। और भी छोटो कुछ इसमें कहना है तुम्हें? सर जैसे कि वैदिक काल में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये कहा गया इनके इसको कर्म और गुणों के आधारित पे इसको डिफाइन किया गया। तो क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या एक व्यक्ति में क्या एक ही गुण हो सकता है? अगर मानिए उसमें 2-3 गुण है, फिर उसको आप किस वर्ण में रखेंगे? मतलब आपका कहना है कि छोटो की वर्ण को गुण मतलब जो जाति वैदिक कल्चर में समाज को इस तरीके से बांटा गया, कर्म का मतलब वर्ण के आधार पे, और वर्ण कर्म से डिपेंड, गुण के आधार पर। तो बात है कि किसी व्यक्ति में 10-12 गुण भी हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शनिंग्स हो सकते हैं, तो फिर इसको किस वर्ण में रखा जाए, है ना? ताज्जुब की बात है। ये तुम्हारा अच्छी सवाल, मतलब सवाल अच्छा है क्या कि जिसके अंदर में 4-5 फंक्शनिंग है तो उसको कहाँ रखोगे, उसको कहाँ शिफ्ट करोगे, यही ना? ये तो फ्रेम में आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेम जो 4 फ्रेम है जहाँ पे अलग अलग बांट दिया है तो संभव नहीं है। सवाल आपका अच्छा है, ठीक है। मैं यही चीज़ें है कि आप सोचो कि किस तरीके से जाति को लागू किया। अच्छा ये बताओ, किस काल में जाकर के, आप लोग बताना है, किस काल में जाकर जाति व्यवस्था और ज़्यादा कठोर हो जाता है, रिजिड हो जाता है, कब से होता है? सर ये मध्यकाल में होता है। मध्यकाल में होता है जाति व्यवस्था और ज़्यादा कठोर हो जाता है। महान व्यक्ति हुए, विचारक हुए, थिंकर हुए, उनका क्या मानना था जाति को लेकर के? जैसे कबीरदास का एक दोहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहा तो म्यान। हाँ, तो इसके माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मतलब कास्ट से उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना इथिकल है, इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इसको लेकर एक और विचार मेरे मन में आता है, फितरत न पूछा करो ए कट्टरपंथियों, अपनी हद में हर शख्स बेहद लाजवाब होता है। चलो आप लोगों से अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी तक जाति को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? आप लोगों को क्या मानना है, क्या जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें आप लोगों का क्या राय है? जाति जनगणना तभी होना चाहिए जब जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, क्या वह देश हित में काम कर रहा है या फिर पार्टी हित का है। अगर वह पार्टी हित में काम कर रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जाति जनगणना। अगर देश हित में काम करना चाहता है तो फिर होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना एक ऐसा चीज़ है जिससे एक मेजर जो असमानताएँ बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। लेकिन अगर ये पार्टी हित में सिर्फ वोटों की राजनीति है तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज और ज़्यादा बटेगा, और ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसका विरोध करे या नहीं। तो अगर पार्टी सच में राजनीति सिर्फ पार्टी हित में काम कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर देश हित के लिए काम कर रहा है, सच में पिछड़ा वर्ग और जो पिछड़े हुए बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए सच में काम कर रहा है तो फिर इसको होना चाहिए, नहीं तो अथवा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि समाज को बांटने का काम कर रहा है। समाज को बांटने का भी काम करेगा, मतलब सोच रहे आपका क्या कहना है जाति को, मतलब जातीय जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर के, और उसका एक इतिहास क्या रहा है? क्या जातीय जनगणना अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? जातीय जनगणना सबसे पहले 1931 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा J.H. हटन के द्वारा करवाया गया था। ओके। और जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि यह एक वास्तविकता का आईना है, जो कि अगर कोई राष्ट्र अपने आप को अगर देखने से मना करता है तो फिर वो राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या ही कार्य करेगा। क्या बोली? कोई राष्ट्र अगर अपनी वास्तविकता से परे रहना चाहता है तो फिर वो अपने राष्ट्र के हित में क्या कार्य करेगा। क्या अगर यह वास्तविकता है तो फिर इसको सामने लाने में कोई बुराई नहीं। पृथ्वी पे जितना भी चीज़ है उसका 2 पहलू है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, दोनों। तो अगर जातीय जनगणना होता है तो इससे मतलब संसाधनों का समान वितरण हो सकेगा, और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में उनका जब हमारे पास मतलब आंकड़ा सामने आएगा तो उस पर सरकार अच्छे से कार्य कर सकती है। और इसका नुकसान ये है कि इससे मतलब जैसे कि अगर किसी जाति को लगता है कि देश में हमारी जनसंख्या कम है तो फिर वो इसको लेकर हम दो हमारा दो, यानी परिवार नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाएगा, उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हर वर्ग चाहता है कि मतलब हमारा समाज में दबाव बना रहे। क्या बात है। सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर, जैसे नॉर्मली जो जनगणना भी था मतलब 2011 में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद आज मतलब 14 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन आज तक जनगणना नहीं हो पाया है। ओके, तो मतलब कोई एक्चुअल डेटा नहीं।
तो सरकार जो भी अभी मतलब पॉलिसी ला रही है तो वो 2011 के जनगणना के बेसिस पे ही ला रही है। तो मतलब मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास मतलब मरीज़ आ रहा है, आपके पास ना उस मरीज़ की बीमारी का वजह पता है, ना उनके खान-पान का ब्यौरा है आपके पास, तो फिर आप उसका इलाज कैसे करेंगे? और यही बीमारी है देश की 140 करोड़ आबादी और भारत सरकार है इनके डॉक्टर। तो फिर अगर जनगणना नहीं होगा तो फिर आगे इस बीमारी का इलाज कैसे हो? क्या बात है, वेरी नाइस। जातीय जनगणना को लेकर के जातीय जनगणना तो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले तो हमें मतलब इसके अंदर क्या बीमारी है इसका पता तो चले कि एक्चुअल बीमारी है क्या, खाई कितना बड़ा है अपर कास्ट से लोअर कास्ट के बीच में। इस खाई को जब तक जानेंगे नहीं तो बांटेंगे कैसे कि इस खाई को भरने के लिए ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों को संसाधन मिला है या नहीं मिला है। एक्चुअल डाटा जब तक पता नहीं चलेगा तो उस हिसाब से नीति निर्माण में भी दिक्कत आएगा। अगर एक्चुअल डाटा जब पता चल जाएगा तो नीति निर्माण में भी सहायता होगा। अच्छा, सर जाति जैसे व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि रेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना। कौन सा एडुकेशन? रेशनल क्या एजुकेशन, होता है रेशनल एडुकेशन? तार्किक शिक्षा। मतलब वो बताओ, तार्किकता मतलब मतलब तार्किक सिर्फ शिक्षा है वो क्या है? जो मतलब सिर्फ पढ़े ही ना बल्कि पढ़ने के बाद खुद में उसको अप्लाई भी करे, खुद उस तरह से बने और तर्क के साथ पढ़े। ओके, अब कहना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, अब ये करना है सिर्फ किताब तक वो, उसको सीमित ना रखें। हाँ, उसको एनालिसिस करे और अपने खुद में में- आत्मसातीकरण हाँ। करे, मतलब अडॉप्ट करे इस चीज हाँ। को, एनालिसिस करे और फिर समाज में आए, है ना, हाँ। जिससे हम ऐसी चीज से बाहर आ सकते हैं और निकल सकते हैं। इससे हम सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ा चीज़ है इसको ख़त्म करने का वो है इंटर कास्ट मैरिज। क्योंकि लिए सर जब किसी दो आदमी का शादी होता है तो वो सिर्फ उन दोनों का संबंध नहीं मिलता है बल्कि उनका परिवार का में भी संबंध जुड़ता है, प्यार का संबंध हो या फिर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का। अच्छा, ये बताओ, तो जब ये बात है तो फिर हम इस सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए? फिर नहीं, तो ये पर्सनल चॉइस है किसी भी पब्लिक का। सरकार इस पे फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने बच्चे के शादी पिछड़ों से ही करो या फिर स्वर्ण वंश से ही अच्छा। करो। ये पर्सनल चॉइस है, ये आदमी को खुद इस ऐसे सोच में ढलना होगा। अगर ये अभी मैं बता दूं कि लगभग मात्र 5% इस देश में भी इंटरकास्ट मैरिज होता है। इनफैक्ट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वर्ण तबके के लोग जो जनरल कास्ट है वो ओबीसी में शादी करें, नहीं, जो ओबीसी में विभिन्न समाज हैं, विभिन्न जाति हैं, वह खुद एक आपस में शादी नहीं करते बल्कि अपने ही जाति में शादी करते हैं। वो एससी कम्युनिटी से भी हैं तो उसमें भी बहुत सारा जाति है, उनका भी यही हाल है। और जो ये भेदभाव है ये सिर्फ जनरल नहीं बल्कि अन्य जो कास्ट है वो भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो उनसे नीचे है। मतलब ऐसा हर कास्ट हाँ। सब कास्ट में हाँ, ये जो है भेदभाव ना, की प्रक्रिया वो जारी है। linears की एक ही रेखा में हाँ। रहना, उधर नहीं जाना, हाँ। वो सब में चल रहा है। हाँ, एक कास्ट Linear बैरियर equation। सेटअप किया हुआ। तो हमारा भारत में सिर्फ 5% ही अभी इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है। तो अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, एक मानसिकता ऐसा लाया जाए, हर कोई अपना एक तार्किक सोच लाए, एक अच्छा सोच से इसको बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा हो ये, तो मेरा मानना है कि एक समय आते आते शायद जाति व्यवस्था ख़त्म हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर जब आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं तो उसको कृपया ये ना बताएं कि जाति और धर्म जैसी चीज़ से उसको परे रखें। इनके बच्चों में जब आप कोई भी चीज़ उतना छोटा उम्र में बो दीजिएगा तो वह सदैव उसके साथ रहेगा और वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो छोटा उम्र में जो आता है वह सदैव रहता है, उसको जानने में काफ़ी समय लगता है। तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी बच्चा को जब आप पालन पोषण कर रहे तो उनको प्लीज़ जाति और धर्म वाली चीज़ पे ना जोड़े, ना बताए कि वो किस कास्ट से है। जो भी जनरल तबके के, जो ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट में हर कोई इस मानसिकता से ग्रसित है, ऐसा नहीं है। बहुत आदमी ऐसे जो इस मानसिकता से बिल्कुल परे हैं। तो और सबको भी होना चाहिए। और सिर्फ जनरल तबके नहीं, ओबीसी में भी यही हाल है, SC ST में भी यही हाल है। अगर आप गांव में हैं, अगर आप सच में गांव में घूमते फिरते हैं, बात विवाद करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा और ये सब चीज़ जानने को भी मिलेगा कि ये भेदभाव और छुआछूत सिर्फ दो ऐसे नहीं कि जनरल ही कर रहे हैं, ओबीसी भी कर रहे हैं, कास्ट के अंदर और सब कास्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरह इटावा वाला घटना हुआ, ये तो काफ़ी शर्मनाक घटना है सर। और आज के भारत में कोई व्यक्ति इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि मूत्र से किसी के ऊपर छिड़काव करके उसको पवित्र किया जा सकता है, मूत्र से। तो जो इतना बड़ा अतार्किक चीज़ हो रहा है आज हमारे समाज में, ये कहना कि हमारे सोच को दर्शाता है कि किस तरह का सोच हमारा जो पेरेंट्स है हमको दिया है, जो हम ऐसे ऐसे चीज़ को कांड कर रहे हैं इस समाज में।
ओके, तो ये एक सो और जैसे इनका कहना था कि मतलब पेरेंट्स बच्चों को ये ना बताए कि हम किस कास्ट के हैं, तो पेरेंट्स ही सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते हैं, आप सिर्फ क्या 24 घंटे पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। इस चीज़ को पेरेंट्स से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और आप किसके सराउंडिंग्स में रह रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा क्रिएट करते हैं। नहीं, लेकिन अभी बताओ हमारे इंडिया में खास करके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के एक साउथ इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे कुछ पेरेंट ऐसे, देखो आप पेरेंट्स तो कितना मायने रखता है, तो कुछ पेरेंट ऐसे कि अपने बच्चों को नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये चीज़ें सही है या गलत है? तो जाति आधारित जो इतना भेदभाव हो रहा है, तो सरकार जो जातीय जनगणना करवा रही है, ये करवाने के बाद अगर सरकार इस पॉलिसी को मतलब देश स्तर पर लाए कि नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट एवरी सिटीजन के पास नेसेसरी है, तो इस तरीके से आप एक तरीके से कास्टिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। की तरह जाति इंसान के नस में फैला हुआ है, तो इसको चेंज होने में बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा, मतलब चलकर क्या जातिगत भेदभाव करेंगे किसी के साथ, या आपके सामने अगर जातिगत भेदभाव कास्टिज्म जैसे चीज़ें चल रहा हो, तो क्या आप इस पे रोकने की कोशिश करेंगे, या आप भी तो चलो चल रहा है तो हम भी थोड़ा महती गंगा में हाथ धो ले, तो क्या इसे आप प्रमोट करोगे या इस चीज़ को आप अपोज करोगे और सोचोगे कि नहीं चलो और हमें ये चीज़ें नहीं करना है? क्या सोच रहे हो? अपोज करेंगे क्योंकि क्या करो, जाति का भविष्य क्या होगा? अब हम लोग समाप्त करें और बताओ जाति का भविष्य क्या होगा? जाति का भविष्य बड़ा उज्जवल लग रहा है, जाति का भविष्य बड़ा उज्जवल लग रहा है। अच्छा, और क्योंकि हर एक बंदा देख लेता है कि मतलब हर एक बंदा अपना छोटा जाति ढूंढ ही लेता है। अरे वाह, मेरा छोटा जाति है, हम तो किसी न किसी से ऊपर हैं। लोअर कास्ट में भी देख लो, कोई अगर कोई जाति का है वो अपना छोटा जाति ढूंढ ही लेता है। ये देख के तो लग रहा है कि भारत में जाति का भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, बढ़ने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा, और बढ़ने ही वाला है। हाँ, मतलब ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नस नस में घुस चुका है सबके, नस नस में घुसा हुआ बीमारी है। हाँ। तो इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है कि ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा समय लगने वाला है, छोटा मोटा समय नहीं लगने वाला है। क्या लग रहा है तुम्हें जाति का भविष्य इंडिया में? सर, कोई भी चीज़ जब बनता है तो ख़त्म भी होता है। हाँ, तो फाइनली समय लगेगा, पर मेरा मानना है कि अगर आप देखें तो आज से 150 साल 200 साल पहले जिस तरह जाति हावी था, जाति आधार पे ऐसे ऐसे अमान्य चीज़ हुआ यहाँ पे जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो सब किया गया, लेकिन आज के समय से उसको तुलना किया जाए तो बहुत कम चेंजेस हुआ है। आए। पहले क्या था, हमारा देश को चलाने के लिए बेसिकली कोई किताब नहीं था, या हम धार्मिक ग्रंथों पे चल रहे थे। अच्छा, तो इसलिए इतना ऐसे समय चीजें लग गया। शास्त्र वगैरह पे चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास रेशनल डॉक्यूमेंट आ रहा है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट आ रहा है, हाँ। और जो कहीं ना कहीं इस सब चीज को कम करता है। तो जाति का भविष्य थोड़ा लंबा नहीं है, क्योंकि सर जाति हम जैसे बोले एक सड़ा हुआ और बेकार मानसिक बीमारी है, जो कि जब तक आप सोच से इसको नहीं हटाइएगा तब तक ये नहीं हटेगा, ज़्यादा चलता ही रहेगा। और सिर्फ ये कानून से नहीं सुधरेगा, जब बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी सुधरेगा और खुद में तार्किक सोच लाने से भी सुधरेगा। क्योंकि किसी ने इतना वर्ष पहले कुछ लिख दिया, क्या लिखा नहीं लिखा, किसी को नहीं उस पर तर्क करना नहीं कुछ, और इसको अपनाना और इसको इतना लंबा समय चलाना कहीं ना कहीं इस देश के मूर्खता को ये बताता है, ये चीज़ कि कितना मूर्ख व्यक्ति था जो इस चीज़ को अभी तक आया और मेरा अभी तक उसको लागू कर रहा है, इसको पालन कर रहा है। और जो भी आदमी जाति पे खुद को श्रेष्ठ समझता है उनसे एक ही चीज़ कहेंगे भाई कि श्रेष्ठ कभी भी जो चीज़ तुमको अपने कर्म से नहीं मिला उस पर कभी भी श्रेष्ठ मत समझना खुद को। क्या बात, क्योंकि जाति तुमको जन्म से मिला है, तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था, कोई हमें अगर सिंपल बात है कि अगर हम और जो जाति का श्रेष्ठ खुद को श्रेष्ठ होकर दूसरे को अपमानित करते हैं, तो वो मेरा नहीं मानना, वो मानवता का मूल सिद्धांत को भी जानते होंगे कि क्या है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और बेसिकली ये सब उनको मिलता है शुरू से ही, ये सब चीज़, जो कि अगर ये सब शुरू से नहीं मिलता तो मेरा मानना अगर कितना भी लॉजिकल रहते तो किताबें पढ़ने के बाद, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं सुधर जाते। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह में जहाँ जातिवाद इतना हावी है, जहाँ बच्चे PG PhD करके भी जाति पे जोर डाल रहे, जाति मान रहे हैं, जाति के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये उनको बचपन से ही इसका इंजेक्शन दिया गया है जाति का, जिसके चलते वो इतना एजुकेशन के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा है उनके अंदर से, अभी तक उनमें श्रेष्ठ होने का भावना है। ओके, तो फाइनली हम एक बात कहेंगे कि ये देश एक घर है, और इन घर के हम बच्चे हैं, हम सब भाई हैं एक दूसरे के, और इन्हीं में कुछ भाई जो पिछड़ गया है विकास करने में, विकास का मुख्य धारा में जो पिछड़ गया है, उनको हमको जो
जो आगे हैं उनको खुद ये सोच होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि जो भाई हमारे पिछड़ गए उनको हाथ में हाथ डाल के कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ा करके विकास किया जाए, ताकि देश का चौतरफा विकास हो सके, ना कि उसको दबाया जाए, उसको पीछे रखा जाए। क्योंकि फाइनली अगर सपोज दैट 70% या 75% अप्रोक्स SC ST और OBC का जनसंख्या, 15% एटलीस्ट जनरल का जनसंख्या, तो आप क्या 15% इस देश को चला सकता है? क्या 15% नहीं, कभी संभव संसाधनों पे कैप्चर, अगर 100% संसाधन उसको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस 75 का भी पेट भरो, तो क्या ये हो सकता है? संभव कभी नहीं हो सकता। ये देश और बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि सबका विकास ही असली विकास है। सही बात। ये all किसी around विशेष development होना ग्रुप, चाहिए। किसी विशेष पर्सन या किसी विशेष समूह का विकास सबका विकास नहीं है। ये कोई देश का विकास नहीं है। तो अगर सच में देश का विकास करना चाहते हो तो सबका विकास करना चाहिए, ना कि केवल एक समूह या एक चीज़ों का ओके, विकास। तो आप लोगों को कुछ जोड़ना है? मैं इस पूरे आज के डिबेट को वाइंड अप कर, कुछ जोड़ना है, कुछ ऐड करना है कास्ट को लेकर के, कास्टिज्म पे? एक लाइन, हाँ, हर एक इंसान को मतलब हर एक लोगों को किसी को व्यक्ति मतलब जाति या धर्म से उठ के एक इंसान के रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई इस जाति का है या इस रिलीजन का है। ओके, हाँ ठीक है। सर एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे जो जनरल तबके के ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, जो भी हैं, वह जो भी ऐसा करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं या छुआछूत मानते हैं दलित के साथ या OBC SC किसी के साथ, उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी खुद को तुम ब्राह्मण वैसा बैकग्राउंड से निकाल के खुद को दलित महसूस करो। खुद को ये सोचो कि मैं दलित हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है, क्या तब तुमको ऐसा अच्छा फील होगा? कैसा लगेगा? तो मेरा मानना, जब तुम खुद को उसके जगह फिट करोगे, देखोगे, तो कहीं ना कहीं तुमको भी गलत है। तो तुम सिर्फ एक ही बैकग्राउंड पे रह के ऐसा करते हो, तो कुछ भी करने से पहले जिसके साथ ये कर रहे हो कम से कम वह बन के भी देखो, वह सही सोच के बात। भी देखो कि ऐसा जो मेरे साथ होगा तो क्या ये सही है या गलत। या गलत? हाँ, अगर गलत है तो मत करो। अगर तुम अच्छा लोग हो तो तुम सही, स्वाभाविक सी बात है कि तुम सही ही करोगे, गलत के साथ तो जाओगे नहीं। तो कुछ भी करने से पहले तुम जिसके साथ कर रहे हो कहीं ना कहीं वह बन के देखो, उसके जगह पे जाके देखो, खुद को पाओ कि तुमको कैसा महसूस होगा या तुमको क्या लगेगा उस समय। ओके, तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात कि जब आदमी यहाँ पे ये नहीं सोच पा रहा है कि हम सब एक ही हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को 10 हाथ हैं या हमको 2 हाथ है, आपको 4 हाथ है, सबका फिजिकल physically तो सब बराबर है, हाँ। सबका सेम है। फिर भी आप जात देखते हैं, आप जाति आधार पे भेदभाव करते हैं, धार्मिक कट्टरता रखते हैं। मेरा मानना है कि आप धार्मिक होना ठीक है, लेकिन उसको इतना हावी नहीं होने देना है कि आप इन सब चीज़ों में उलझ जाए कभी भी। सही बात। कुछ ऐड करोगे छोटी क्या? लास्टली यही बोलना चाहेंगे कि जाति अगर इतना ही महान हो तो यादव कंस को और ब्राह्मण रावण को और राजपूत जयचंद को और दलित अंबेडकर को पूज रहे होते, ना कि वो बाबाओं में उलझे होते।